This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed in the absence of Rohel, who has taken a short leave. नाज़रीन, आज की मार्केट माशाल्लाह एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची और 22,900 का लेवल क्रॉस कर लिया। तो लोगों को मैंने ये भी बताया कि आप लोगों को एक बात और भी जाननी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा। दुनिया भर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, गुर्बत कम हो रही है, इकॉनमीज़ ऊपर जा रही हैं, कहीं भी कोई ऐसी डिक्लाइन नहीं है। और कल जो है डॉ जोन्स इंडेक्स जो है वो 1901 पे पहली दफ़ा पहुँच गया। For me it was a huge news because never we have seen that kind of level। और मैंने अपनी न्यूज़ टीम से ये भी रिक्वेस्ट की कि इसको एज ए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाएं। तो हमारी मार्केट जो एक रिकॉर्ड लेवल्स टच कर रही है तो और मुल्कों की भी मार्केट टच कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में ज़मीन छोटी है और लोगों की आबादी बढ़ रही है, लोगों की नीड्स बढ़ रही है, लोगों के स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 4.5 करोड़ लोग भूखे हैं, उनको आप कोई भी खाना सस्ता खिला दें वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 45% बच्चे जो पैदा होते हैं स्टंट होते हैं, यानी कि माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो माँ का दूध या ऊपर का दूध पिला सकें। तो यहाँ पे तो शॉर्टेज बहुत चीज़ों की है, यहाँ 1 करोड़ घरों की कमी है। तो जब तक ये सारी ज़रूरत पूरी नहीं होंगी मईशत तो आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ों को बनाएगा और बेचेगा, तो कमी कैसे आ सकती है। तो इसी लिहाज से ये बढ़ रही है और ये बिल्कुल एक कुदरती बढ़ना है, कोई इसमें कोई गेम नहीं हो रहा। तो जनाब 269 प्लस के साथ 42,901 का लेवल के 100 इंडेक्स का और KC 30 में 139 का इजाफा 23,101। ऑल शेयर्स 199 प्लस हो गया 29,640। ऑल शेयर्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू हम देते हैं क्योंकि ये जो है पूरे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 30 तो 30 इंडेक्स है, 30 शेयर्स हैं, 100 में 100 शेयर्स हैं, लेकिन यहाँ तकरीबन तमाम के तमाम 600 शेयर्स जब ये बढ़ते हैं तो आपको उम्मीद ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि ये वाकई जो है अक्रॉस द बोर्ड इंक्रीज़ है। और ये 199 का लेवल इज़ वेरी वेरी बिग लेवल ऑफ इंक्रीज़ इन वन डे। जहाँ तक वॉल्यूम्स का ताल्लुक है वो भी हेल्दी हैं आज काफ़ी। KC 30 में 73 का इजाफा है, KC 100 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, KC 100 में 144 मिलियन का काम हुआ, ऑल शेयर्स में 495 विच इज़ ए वेरी वेरी गुड लेवल। टोटल कंपनी जिसमें काम हुआ वो 398 हैं। एडवांसिंग कंपनी 212, डिक्लाइनिंग 132, अनचेंज 24। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की तरफ नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि पेस पाकिस्तान लिमिटेड में 53.68 मिलियन का काम हुआ, वॉल्यूम लीडर आज का। और उसके बाद PIA है 35 मिलियन का काम हुआ है, बैंक ऑफ पंजाब में 21 मिलियन का काम हुआ, बाइको में 19 का काम हुआ, समिट बैंक में 15 मिलियन का काम हुआ। टॉप गेनर्स लूज़र की अगर बात की जाए तो रेत पाकिस्तान में 226 का इजाफा है, सनोफी एवेंटीज़ में 95 का इजाफा, सर्विसेज में 67 का इजाफा, नेस्ले पाकिस्तान 50, पैकेजेस 38। लूज़र्स की अगर बात की जाए तो फिलिप मॉरिस पाकिस्तान में 90 का लॉस है, यूनिलीवर फूड में 60 का लॉस है, इंडस मोटर में 28 का लॉस है, सितारा केमिकल में 18.5 का लॉस है, गंधारा इंडस्ट्रीज़ में 14.16 का लॉस है। तो ये है आज की मार्केट और ये सिचुएशन। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने आज एक बड़े एक्सपर्ट को दावत दी है और इनका नाम है साद रफ़ी साहब, जो कि VP हैं सेल्स एंड ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट कैपिटल। और अभी शो शुरू होने से पहले इनसे बात हो रही थी तो ये इन्होंने बहुत शुरू में अपने करियर के हमारे यहाँ भी एज ए एनालिस्ट काम किया है। रफ़ी, वेलकम टू योर होम। थैंक यू सर। तो ये जो आप कि नेक्स्ट कैपिटल है, इसका क्या फोकस है, किस तरह के कस्टमर्स को आप लोग कैटर करते हैं? हमारा जो मेन फोकस है वो दो साइड कस्टमर्स हैं, एक इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स हैं जी, और दूसरा है फॉरेन क्लाइंट्स। जो अभी रिसेंटली आपकी जो बात अभी आप कर रहे थे रिगार्डिंग कि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, स्केर्स नीड्स हैं और उसमें ही पूरा हो रहा है, उस बात पे मैं आपको एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फोकस आपका है ना, यही इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर का फोकस है। अच्छा, वो समझते हैं कि जो ग्रोथ है ये नंबर से पता नहीं चलेगी, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड से पता चलेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो रीसेंट नंबर्स प्लस लिविंग स्टैंडर्ड बोथ मैटर्स। तो उनका जो मैटर फोकस है ना वो ये है कि द जीडीपी ग्रोथ इज इंक्रीजिंग विद अलॉन्ग विद द जीडीपी ग्रोथ आपके जो कंज्यूमर नंबर्स हैं वो बेहतर होंगे। उसी तरह उनका जो फोकस है वो टुवर्ड्स ये कंज्यूमर स्टेपल्स प्रोडक्ट्स लाइक नेस्ले हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स में। प्लस उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि जी आपके जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी तरफ उनके स्टॉक्स में जो है अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और नीड है। जब थोड़ी सी कंपनी बच गई है, ज़्यादा 8-9 तो चली भी गई, बिल्कुल। अब जो बच गई है उनके लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बिल्कुल। उसमें ये है कि अभी रिसेंटली एक बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की कॉन्फ्रेंस हुई है दुबई में, जो उसमें ग्लोबल फंड मैनेजर्स आए हुए थे। उनका फोकस कुछ इस तरह से है कि रिलेटेड टू इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आप एक्सपेक्ट करें 5% से अबव। उनका कहना ये है कि जीडीपी ग्रोथ तो साथ आएगी, प्लस आपकी कंज्यूमर गुड्स की जो प्राइसेस हैं ये भी आप देखें, प्लस आप ये देखें कि इसके अंदर डिमांड इंक्रीज होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो उस डिमांड के ऊपर उनका साथ एक बात तो मैं कहूँ कि ये दिस इज़ अ केस आई हैव बीन फाइटिंग सिंस 86 व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज रीजनल क्रेडिट मैनेजर फॉर ABN AMRO बैंक, वन ऑफ द लार्ज बैंक्स। तो मिडल ईस्ट अफ्रीका का मेरा वो था और पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीज़। पाकिस्तान के बारे में हेड ऑफिस में बहुत ज़्यादा मिसगिविंग्स थी, क्योंकि वो इंडियंस वगैरह जो सिंगापुर वगैरह से फीड करते थे। तो मैंने बड़ा जाके वहाँ केस ये फाइट किया था कि एक्चुअल जो जीडीपी आप है वो आप देख ही नहीं रहे। प्रॉब्ली यू आर सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी इज इनफॉर्मल। बिल्कुल। आप भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते बेचते होंगे, कोई रसीद ना देते हैं ना लेते हैं। बिल्कुल। अगर उसको गौर करें तो खासी बड़ी है वो। बिल्कुल। मासी के तनख्वाह से लेके और सारी चीज़ें जो आप करते हैं, इट इज कैश, नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। तो रियल इकोनॉमी इज मच बिगर दैन द ऑफिशियल इकोनॉमी। बिकॉज आपकी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जिसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, वो चीज़ जो है ना वो बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे हमारा CPEC का काम चल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट इकोनॉमी में लेकर आना है। साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है राजी, हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू हॉटलाइन PSX। नाज़रीन, हमारे पास एक बड़े एक्सपर्ट हैं साथ रफ़ी साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्स एंड ट्रेडिंग के नेक्स्ट कैपिटल के। अभी इनसे जो ब्रेक पे बात हो रही थी पता चला कि नेक्स्ट कैपिटल इज़ इंडीड वन ऑफ द वेरी गुड रिसर्च हाउसेज ऑल्सो, और इनका काम भी इंटरनेशनल भी है, लोकल भी है, हाई नेटवर्थ भी है, और इंडिविजुअल्स के लिए भी करते हैं, लेकिन नेट पे करते हैं, यानी फ़ोन वगैरह पे। साथ तो आपसे मैं ब्रेक में यही पूछ रहा था कि बहुत सारे लोग हमसे भी रजू करते हैं सोशल मीडिया पे कि आप कोई अच्छे ट्रेडिंग हाउसेस बताएं जहां वो अकाउंट खोल सके। मैं जब से आया हूं 2009 से यहाँ पे फॉर्मर बैंकर, मैंने जो यहाँ पे बहुत बड़ी कमी महसूस की वो ये थी कि लोगों ने स्टॉक मार्केट को सब ने कह दिया कि जो जुआ खाना है और ये है वो है। आई वुड ट्राई टू कन्विंस पीपल टू गो फॉर दिस एंड दे वुड से नो 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 नो, आप तो गलत रास्ते में डालो, जैसे कि मैं कहूँ कि जुआ खाने में चले जाओ। तो उसको डिस्पेल करने की हमने बड़ी कोशिश की है, और हमारी अब कोशिश होती है कि आम से आम आदमी भी जो है ना स्टॉक में आए, बिकॉज इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इनकम एंड सपोर्ट फॉर देयर फ्यूचर रिटायरमेंट। तो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, भले टेलीफोन पे ही ऐसे छोटे छोटे लोगों को भी आप इंडक्ट करें मार्केट में एंड गिव देम गुड एडवाइस सो दैट दे मेक मनी। नहीं, हमारा फोकस है, बिकॉज हमने ऑनलाइन जो डिवीजन सेटअप किया हुआ है, दैट इज़ हमने सेपरेट किया इसीलिए ताकि वो जो लोग छोटे इन्वेस्टर हैं उनको हम कन्विंस कर सकें टू इन्वेस्ट इन दीज मार्केट्स। देखिए, आप अपना बेस देखें, जो अभी हमारा बेस है 50,000 60,000 क्लाइंट्स का, ये तो शेम, मतलब कंप्लीट शेम। 20 करोड़ आवाम में सिर्फ 50,000 इन्वेस्टर हैं जिसके पास एवेन्यू वैसे भी नहीं है। मतलब अगर आप देखा जाए व्हाट इंटरेस्ट रेट वी आर गेटिंग 4% 3.5% ऑन बैक, और जो इस्लामिक वे से नहीं भी करते उनके लिए तो प्रॉपर एक मार्केट है जहाँ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स है सारे। अगर पहली बात तो साथ ये है कि हु सेड के स्टॉक मार्केट इज नॉट शरिया कंप्लाइंट। हाँ, ये यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, कितनी कंपनियां बैठ गई, मेरे पास बैंकर इक्विटी का शेयर पड़ा हुआ है, गायब हो गया बैंक, और भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां गायब, दादा भाई मेरे पैसे लेके भाग गया। तो लॉस एंड प्रॉफिट का है ना, और दूसरी इसी शेयर में अगर मैंने कमाया तो कहीं नुकसान भी तो किया है। और उसमें ये भी कि आप कैश बेस्ड काम कर रहे होते, जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं,
आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आप ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न ऑफ लॉस उसके ऊपर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक लाख रुपए से 25 लाख का काम कर रहे हैं, ऐसी तो चीज़ है ही नहीं। वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज प्रोडक्ट्स। अब तो कैश बेस्ड मार्केट है, बहुत स्टेबल मार्केट है, इतनी अच्छी इकोनॉमी। और एक आम आदमी को क्या जरूरत पड़ी लिवरेज करने की? जरूरत ही नहीं, जितनी चादर उतनी फैलाओ भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बताइए कि 2008 में जो इतनी बड़ी मार्केट क्रैश हुई, मैं या मेरे आज जैसे और लोग, हमने तो एक भी शेयर नहीं बेचा, हमें तो कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आपके पास कैश बेस्ड आइटम था। हमारा तो अपना खरीदा हुआ था, बिल्कुल, हमने कभी लिवरेज किया ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो कहता था कि फॉरवर्ड भी ना लो, कैश ले लो, जितना पैसा आए उतना ले लो। और अभी तुम 20 साल, आप जैसे यंग लोग हैं, अभी आपकी बहुत कम उम्र है, अभी आपके पास 30-40 साल है और कमाने की है। अगर आज आप हर महीने 10-20 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये भी जमा करते जाएंगे और लेके छोड़ते जाएं, कम्युनिटिव इफेक्ट इतना होगा कि जब आप रिटायरमेंट में आएंगे तो आपके पास बड़ी कंफर्टेबल रिटायरमेंट होगी। बिल्कुल ट्रू। व्हाट एल्स यू नीड? देखिए, मेरा पॉइंट ये, जब भी मैं कभी इंडिविजुअल से बात करता हूँ या इंडिविजुअल क्लाइंट से कोई आता है, दोस्त याद आता है या लोग आते हैं पूछने के लिए, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ये समझ लो, एक घर में आप डालते हैं ना पैसे, एक गुल्लक में डालते हैं, ये गुल्लक है, गुल्ला है, जमा हो रहा है, वहाँ जमा करते रहो और उससे एक स्टॉक लेते रहो। आप 20 साल बाद अपने होराइजन को रखो या 10 साल होराइजन रखो, फिर देखो इसके पैसे कितने मल्टीप्लायर होते हैं। दिस इज अ मार्केट वे टू मल्टीप्लाई योर मनी। कहाँ से कहाँ चली गई शेयर्स की? अगर आप इंडिविजुअल 1-2 शेयर्स की भी बात कर लें तो कहाँ पे थे और कहाँ पहुँच गए वो? हाउ कैन समबडी लूज? मैं तो लोगों से सवाल यही करता था कि आप बताओ तारिक खान कैसे लूज़ करता, जिसने 800 का यूनिलीवर उठाया और 15,000 में वो छीन के ले गया हमसे, 200 रुपये का नेस्ले लिया और आज 7,000 का है। मैं लूज़ कैसे कर गया भाई, ये मुझे बता दे। कोई मैथमेटिकल फार्मूला हो तो बताओ। अगर आपने कैश का आइटम लिया हुआ है, आप लेके बैठे में, आप लूज एंड में कर नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, पैसे बचेंगे। क्योंकि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है? कंपनी में लगा, कंपनी की ज़मीन है, उसकी बिजनेस है, वो उस ज़मीन की वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे साथ कोई किसी की ज़मीन की कीमत कम हुई तो बता दें, जाके मैं भी ले लूँ 2-4। सबकी कीमतें बहुत बढ़ गई। फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, उन्होंने तो अपनी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की नहीं है, ज़मीनों की खासतौर से। बिल्कुल। अगर आज उनको मार्केट लेवल पे ले आए तो उसका शेयर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे। उसकी तो कंपनी की वैल्यूएशन आज उसको लिक्विडेट कर दें, ज़मीन को आप कमर्शियल हाउसिंग सोसाइटी बना दें तो पता नहीं उसका शेयर कितने का निकले। इसीलिए जब भी कोई बायआउट कंपनी होती है, जब आप रीवैल्यू करते हैं उसके स्टॉक्स एसेट्स को, तो आप देखते हैं कि उसकी वैल्यू आपके स्टॉक प्राइस से 15, 20, 25 रुपये ऊपर निकलती है। ऊपर निकलती है, नीचे कभी नहीं निकलती। कभी निकलती है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए जैसे जापान में हुआ 90s में कि एकदम से प्रॉपर्टी मार्केट आधी हो गई, हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। वहाँ पे भी देखिए ना, वो बबल था, यहाँ बबल था, वहाँ यहाँ बबल इतना ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, वो एक लेवल तक सस्टेन रहता है। बबल ऐसा था साथ, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप जैसे मैंने भी फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह की ट्रेनिंग ली और मैं चला गया जनाब अबू धाबी एज ए अकाउंट ऑफिसर। तो वन ऑफ माई जॉब वॉज टू एनालाइज बैंक्स एंड गिव मनी टू द बैंक्स ऑल्सो, सिंडिकेशन के अलावा। तो जब मैंने जापानीज बैंक देखे तो मेरे पाँव से हाँ निकली। 2% लिवरेज, 2% कैपिटल, 2% कैपिटल जी, 2 मिलियन का कैपिटल है, 100 मिलियन लेके बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई मैं तो इसको नहीं दे सकता, मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग है ना उसके खिलाफ है। यार 10% हो, 8% हो तो चलो रिस्क ले सकता हूँ। तो लोगों ने कहा नहीं देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा मैं जापानी बैंक को छूँगा ही नहीं, तो दुनिया के सब बैंक को दूंगा जापानी। लेकिन क्यों? मैंने कहा भाई इट्स टू हाई लिवरेज, थोड़ी सी प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे आई, दिस बैंक्स विल बी वाइप्ड आउट। और यही हुआ जब 50% डिक्लाइन हुआ, ऑल जापानीज बैंक क्लोज डाउन, वन बाय वन, एवरीबडी। तो हमारे यहाँ तो ये सब कुछ चक्कर ही नहीं है भाई। हमारे तो बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो हर बंदा जो है, हर बैंक जो है वो ऑब्वियसली अपने MCR से कहीं कहीं ऊपर है। बहुत ही थोड़े से बैंक साथ अगर आप उनकी जो पास जो मॉर्गेजेस पड़े हुए हैं और आप उसकी बैलेंस की अगर आप रियल वैल्यू देख लें तो कहाँ होगा? बैंक की तो वैल्यू दे आर, जितना लोन दिया हो ना उससे कई गुना वो ज़्यादा कवर्ड है। क्योंकि 20 साल पहले वो ज़मीन पकड़ी थी उन्होंने, उसके अगेंस्ट दिया था उन्होंने 2 लाख रुपए, अब चलो 2 करोड़ हो गया, लेकिन ज़मीन की वैल्यू तो 50 करोड़ हो चुकी है। बिल्कुल। तो वो तो नुकसान में नहीं हो सकता किसी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आई विश कि आप लोग ये एफर्ट कंटिन्यू करें। हम लोग भी जो इस चैनल पे आप देखते हैं 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक ये करते रहते हैं। आइडिया यही है कि हमारा इसमें ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है कि आम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो और वो एक इतना अच्छा एवेन्यू ऑफ अर्निंग को वो मिस ना करें। बिल्कुल। देखिए जो अवेयर है वो तो ले ही रहा है, वो पहले से अमीर है और अमीर हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल? बेचारे वो तनख्वाह कमा रहे हैं, खर्च हो जा रहा है, उसके बाद आखिर में पता चला बुढ़ापे में कुछ भी नहीं है।
तो सर इसके अलावा बताइए कि आप लोग जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी डील कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेलिंग क्यों आ रही है? 9 तारीख से लेके कल तक जो है 82 मिलियन की सेलिंग आ गई। बिल्कुल, ये वाला मंथ है, इसमें 2-3 मेजर रीजंस हैं जहाँ पे सेलिंग आपको नज़र आ रही है और उसकी वजह क्या है। मेजर 2 स्टॉक बेचे जो आपको, ये जो नंबर है ना, इसमें थोड़ा सा नंबर जो है ना, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप समझ लें कि अनरियलिस्टिक क्यों है। एक तो $80 मिलियन की एक महीने में सेलिंग। पहली चीज़ तो ये थी कि इसमें 24 मिलियन वॉज 2 स्टॉक्स। हर फंड मैनेजर का एक एग्जिट लेवल होता है। अच्छा। ये कुछ स्टॉक है, ये दो स्टॉक है, एबट एंड सेकंड इज थल लिमिटेड। ये इनका एक एग्जिट था कि उन्होंने अपने 24 मिलियन डॉलर उन्होंने अपना टारगेट बनाया था, वो मिल गया, वो चले गए। तो $24 मिलियन हैज बीन, वो आ गया। रिमेनिंग वाज ड्यू टू दिस इलेक्शन टाइम। आपने देखा होगा इंटरनेशनली शुरू में जब ये ट्रम्प आया और ये हुआ तो सारी मार्केट डाउन हुई और हर जगह पे आपको फॉरेन सेलर नजर। हाँ। और स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट्स, पाकिस्तान बीइंग इमर्जिंग मार्केट, हमारी मार्केट तो स्टिल 7% अप है इन द लास्ट मंथ। डिफरेंट मार्केट्स को अगर आप देखें, इंडिया को देखें तो उनकी तो $150 मिलियन की सेलिंग हुई है। एंड विच इज़ बिकॉज ऑफ द फॉरेन सेलिंग, दे वांट टू एग्जिट अ लिटिल बिट फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट एंड देन रीविजिट देयर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो एंड कम बैक अगेन। अच्छा, तो आपके ख्याल में वो इमर्जिंग मार्केट से निकाल के शायद अमेरिका की तरफ लगाने की सोच रहे होंगे? वापस दे विल कम बैक। वी आर अपग्रेडेड टू MSCI एज वेल ना, तो उसमें हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्लोज हैं वो आएंगे फरवरी से लेके नेक्स्ट जून तक। अच्छा, तो वो जो फ्लोज आएंगे, वो फ्लोज का जो क्वांटम होगा वो इस फ्लोज से कहीं ज़्यादा होगा। तो जून तक हम बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट बिल्कुल बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखते हैं विद द इनफ्लोज ऑफ फॉरेन बायर्स। अच्छा, ये जो ट्रम्प के बारे में आप देखें कि आज ही मैं शायद अभी भी मैंने बताया कि 1900 पे पहुंच गई मार्केट की, और उससे पहले इतनी ज़्यादा पेसिमिज्म थी कि जो वो आएगा तो मईशत तबाह हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस दौरान गिरी भी मार्केट। लेकिन आप देखते हैं कि एकदम से कॉन्फिडेंस जैसे बहाल हो गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प जो कुछ कह रहा है, इंडीड उससे काफ़ी बड़ी चेंज तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसको अपनी इंडस्ट्री अगर रिवाइव करनी है तो दे विल टेक सर्टेन मेजर्स, जिसमें शायद ये डॉलर डिवैल्यूएशन भी शामिल हो और इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ भी। तो अगर उससे अमेरिकन इकॉनमी फिर से एज ए मैन्युफैक्चरिंग बन जाती है तो हो सकता है बहुत सारा पैसा जो अभी उन्होंने निकाला है वो वापस बैक टू US दे, इंटरेस्ट रेट भी अगर बढ़ जाए तो ये भी वजह होगी कि वो दे आर सीइंग वेट एंड सी सिचुएशन। बिकॉज अभी आप देखिए जो पॉलिसीज़ हैं, अगर पॉलिसी की बात करें तो ही इज़ डूइंग वेल फॉर द अमेरिकन इकॉनमी। हाँ, बिकॉज ऑफ ही इज अ बिजनेस माइंडेड गाय। बिल्कुल, बिजनेस माइंडेड लोग जो होते हैं वो अपनी इंडस्ट्री को पहले, बैंकिंग सेक्टर को और इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। सोशल सेक्टर को वो ज़रा साइड रहने रखते हैं। जब ये चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं देन वी कम टू सोशल सेक्टर। सही है। अभी वैसे भी US के अंदर जो सबसे बड़ा जो लॉस है जो द इकोनॉमी इज सोशल सेक्टर, बिकॉज ऑफ द हाई लोगों को पैसे देने की आदत डालती ना, हाँ, कि देते रहो, हाँ आराम से बैठो, पैसा ले लो। वो चीज़ कम होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इकोनॉमी का साइकिल चलना शुरू होगा, वो साइकिल का पैसा जो है वो डिफरेंट इकोनॉमीज में शिफ्ट होगा। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि राइट नाउ जो ये पैसा गया है बाहर, वो सारा पैसा हमारे पास नेक्स्ट ईयर जून तक के टाइम में हमारे पास वी हैव मोर लिक्विडिटी फ्रॉम द फॉरेन साइड। अच्छा, ये जो MCI है और जो टारगेटेड कंपनीज हमारे मुल्क में हैं और ये क्वांटम ऑफ आप कहते हैं बहुत बड़ी तादाद, इसको थोड़ा सा क्वान्टिफाई करेंगे फॉर कॉमन पीपल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड के जैसे अभी फ्रंटियर में जितना है और MCI वो जो इमर्जिंग मार्केट में जो हम आएंगे, कितना बड़ा डॉलर टर्म में इजाफा होगा एलोकेशन में पाकिस्तान के लिए? एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको कोट नहीं कर पाऊंगा, बट इट्स अराउंड $120 बिलियन डॉलर्स। 120 मिलियन एक्स्ट्रा आ जाएगा। या अच्छा, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग फ्रॉम अ फ्रंटियर मार्केट टू इमर्जिंग मार्केट। उसमें जो क्वांटम होता है ना वो इंक्रीज होता है। वी आर इंक्रीजिंग बाय 1.1%, 0.1% एलोकेशन ऑफ एवरी दैट 10 कंपनीज। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का 0.1% है, अब OGDC की एग्जाम्पल ले लें या MCB की एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें 0.1% एलोकेशन होगी ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, तो वो दैट इज अ बिग अमाउंट। सो वी आर हाउ मेनी कंपनीज विल क्वालिफाई फॉर दैट? 10 कंपनीज। ओनली 10? या
अच्छा, which is based on the market capitalization mainly. उनकी एक मिनिमम कैपिटलाइजेशन होगी, उससे नीचे वाले के पीछे वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल यही है ना? यही। ये नहीं है कि वो कंपनी पसंद है, वो नाम पसंद है, ये नहीं है। नहीं, वो है एक बेंचमार्क है उसको, और वो अप्रूव लिस्ट बन गई है उनकी। अच्छा, there are 8 or 9 companies in there. अच्छा, उसके बाद भी तो आ रहा था ना कि उसके नीचे एडिशनल होगी। हाँ, वो क्या है? वो जून में they will revisit the companies. अच्छा, ये 10 तो हो गए पास, इसमें उसके बाद कहेंगे यार ये 600 में और भी 4, 5, 10, 20 ढूंढो। बिल्कुल, कंपनीज वो तो वो थोड़े कम कैपिटलाइजेशन के होंगे, कम लिक्विडिटी वाले होंगे, मगर वो होंगे वो होंगे जो टॉप पिक्स होंगे। हाँ, टॉप पिक्स आफ्टर द 10। आफ्टर द 10, अच्छा, उसमें भी 10-20 आ जाए शायद। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा आप बता रहे हैं कि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा पूल है, मतलब पूल बड़ा है, वैसे पूल बड़ा हो जाएगा ना जब आप एडिशनल लाते हैं। डिलीशंस नहीं होंगी अभी, क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम इंजेक्शन होगी फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। डिलीशन तो खास कोई नहीं होगी, बट एडिशन हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो कंपनीज जा रही हैं उसमें अगर आप ये पूछा जाए कि कौन से सेक्टर ज़्यादा पिकअप हुए हैं या जो एडिशनल आने वाले हैं एक्सपेक्टेड 10-15 जो भी होंगे, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा? देखिए, आई थिंक जो सेक्टर्स में उनका फोकस है नाउ, दे आर फोकस टूवर्ड्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड फार्मा। अच्छा, जो कि उनका प्लान है, वो शायद हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट में ना लेके जाए, वो फ्रंटियर से उसमें इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज दे हैव 2 काइंड ऑफ फंड्स। सेम फंड मैनेजर है, उसके 2 फंड है, एक इमर्जिंग मार्केट फंड है, एक फ्रंटियर फंड। अच्छा, he has a choice to go both. Although we are emerging, they can also invest in the frontier. अच्छा, वो उनको कोई प्रिक्लूड नहीं कर रहा। ये क्या तो यहाँ नहीं। अच्छा, ये भी हमारे कंफ्यूजन हम लोगों को है। बिल्कुल, कि इमर्जिंग में चलेगा तो इमर्जिंग में चलेगा। अच्छा, नीचे जा सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। बिकॉज देखिए, अच्छा, यही हुआ ना, यही है ना, अपग्रेडेशन हो रही है। फ्रंटियर का फंड आप इमर्जिंग में नहीं लगा सकते, इमर्जिंग का फंड फ्रंटियर में लगा सकते। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी इंक्रीज आ सकती है। और प्लस उसमें बहुत सारी कंपनियां आ सकती हैं। और प्लस इसमें ये भी है कि आपकी जो अपग्रेडेशन है या जो आपकी जो MSCI इंडेक्स अपग्रेडेशन है, प्लस इसमें एक्टिव और पैसिव पोर्टफोलियो, एक पैसिव पोर्टफोलियो एक एक्टिव पोर्टफोलियो। जो एक्टिव पोर्टफोलियो वो ये है कि उसमें आप एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे होंगे। एक पैसिव होगा जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन के ऊपर एक आपने स्टॉक्स लेके रख दिए और आप उसको जैसे पहले भी करते रहेंगे। दे हैव गुड पोर्टफोलियो ऑफ OGDC, MCB, दे हैव UBL, दे हैव HBL। तो इनका जो फोकस होगा ना इस वक्त वो होगा बैंकिंग सेक्टर, अच्छा, प्लस योर फार्मा एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो अब इसमें ऑयल, दे विल नॉट गो फॉर ऑयल। देखिए, ऑयल एंड सीमेंट सिक्लिकल जो इंडस्ट्री है ना, मैं आपको जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि यार जो $80 मिलियन की जो सेलिंग है, उसमें जो सबसे बड़ा क्वांटम है विच इज सीमेंट। अच्छा, सीमेंट है, सेकंड फर्टिलाइजर है। तो अभी दे आर नॉट फोकसिंग टुवर्ड्स सिक्लिकल इंडस्ट्री जिनका साइकिल पीरियड होता है। फर्टिलाइज़र तो आपको पता ही है कि जो डिमांड है इस वक्त वो बहुत लोअर साइड पे। तो फर्टिलाइज़र में वी आर नॉट दैट बुलिश। इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इतना बुलिश नहीं है, बिकॉज ऑयल की आपने मूवमेंट देखी है, $50, $40, $50, $40। तो जो मूवमेंट ऑफ ऑयल है दैट इज़ वेरी लिंक विद द ऑयल एंड गैस कंपनीज। ऑल्दो OGDC एंड अदर कंपनीज आर परफॉर्मिंग रियली वेल विद इन द पाकिस्तान इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोरेशन। अब अगर आप दूसरे उधर से कंपनसेट अगर आप OGDC की एक्सप्लोरेशन देखें तो अभी 50,000 बैरल क्रॉस कर गई है एनुअल प्रोडक्शन। तो अगर एनुअल प्रोडक्शन 50,000 बैरल क्रॉस कर गई है एंड वी प्रोड्यूसिंग अराउंड 100K, 1 लाख बैरल ये कर रहा है सिर्फ, तो 50% ये कर रहा है। तो हमारे पास एक्सप्लोरेशन साइड पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट ड्यू टू लोअर डैम्पिंग ऑयल प्राइसेस दे आर नॉट फोकस्ड टूवर्ड्स दिस ऑयल कंपनीज। मे बी इन नेक्स्ट 2 years when they see oil around $75 and $80, they will revert back to oil and gas. अच्छा, ऑटो सेक्टर तो बड़ा बॉयंट चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, तो व्हाई यू एंड योर इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स आर नॉट फोकसिंग ऑन ऑटो? ऑटोज में इस वक्त पोजीशन बहुत स्ट्रांग है जी, बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट जी, एंड रिलेटिवली वीक रिलेटिवली वीक। बट आप ये देखें कि अगर ये साइकिल होती है 3 साल की और अगर पैसिव एंड होराइजन अगर 5 साल का है, तो ऑटोमोबाइल्स पे आपका फोकस नहीं होगा ना। आप 2 साल के लिए 1 साल के लिए तो शॉर्ट टर्म एक्टिव ट्रेडिंग कर लेंगे। एंड दे पिक्ड अ लॉट, दे हैव गुड पोजीशन इन इंडस, दे हैव गुड पोजीशन इन HR। तो इनकी पोजीशंस हैं फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। They are not looking at 5 years. They are looking for 1 or 2 years. They are looking for 1 to 2 years. जैसे ये साइकिल टूटता हुआ नजर आएगा, they will exit. बिल्कुल, यही है ना? यही है। अच्छा। और यही फोकस हो रहा है। देखिए अभी ये क्या इंटरेस्ट रेट ड्रिवन, मेनली इंटरेस्ट रेट ड्रिवन। अच्छा, देखिए अगर आप इन्फ्लेशन अभी लास्ट ईयर 1.7 की एवरेज थी, लास्ट 3 months की, अब 3.9% की एवरेज है। तो इन्फ्लेशन वाज अ राइजिंग ट्रेंड, योर इंटरेस्ट आर बॉटम आउट।
अब आपके इंटरेस्ट जो इससे नीचे नहीं 6 जा रुपये का सकते। डिविडेंड है, 6% का जो इंटरेस्ट रेट है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेनेबल है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दिस विल इवेंचुअली इंक्रीज 0.25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट. अगर मैं 3 साल का होराइजन लूँ तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि इट विल इंक्रीज 1 to 1.5%, जो कि इंक्रीज है. दिस विल रिड्यूस द कंज्यूमर फाइनेंसिंग. That includes auto. देखिए मेजरली अगर आप देखें ऑटो ही है इस वक्त. घर वाला नहीं लेता यार. देखिए घर वर की तो मॉर्गेजेस आप देखेंगे बहुत कम है, बहुत कम है. और कोई फर्नीचर भी नहीं लेता जैसे अमेरिका में लेते हैं. बिल्कुल, वहाँ तो टेबल चेयर सब चीज़ें फाइनेंस होती है. तो यहाँ लोगों का फाइनेंसिंग फोकस 2 चीज़ें, कंज्यूमर गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, या सेकंड इज योर कार ऑफ कोर्स इज द बिग टिकट. अगर आप देखिए इंडस मोटर, अब एक एसी लेंगे तो वो कितने का कितना होगा? अगर एक गाड़ी ले ली तो 10 लाख की बात आ गई, 20 लाख की आ गई. अच्छा, एक चीज़ जो आजकल हमें वरी कर रही है वो डाइवर्जेंस ऑफ रुपीज़ रेट है बिटवीन दी ये कर्ब मार्केट एंड दी ऑफिशियल मार्केट. उसके बारे में आपकी क्या व्यू है? आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू ए डिक्लाइन इन रुपीज़ नाउ? उसकी जो मेजर जो मुझे नज़र आती है, जो रीज़न नज़र आती है, 2 रुपये का गैप आ गया. हाँ, 2 रुपये गैप आ गया. वो जो 2 रुपये गैप है वो मुझे लगता है कि ये शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन दी ओपन मार्केट है. जो हमने तो नोट कैंसिल नहीं किए. हाँ, इंडिया के सामने नोट कैंसिल नहीं किए, मगर हमारी भी करेंसी जो है वो वैसे डी वैल्यू होनी चाहिए. देखिए हमारा रियल 10-15 का तो होना चाहिए. हमारा जो रियल है, जो हमारा रियल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा 120-125 पहुंच गया, जो एक स्टेट बैंक का नंबर है. इसको होना चाहिए बिटवीन 110-115. तो हमारी करेंसी वैसे ही वेरी अप्रिशिएटेड, तो उसको थोड़ी डिप्रिसिएशन. और ये जो एक्सपोर्ट की डिक्लाइन को भी रिवर्स करने के लिए आई थिंक इज बिकम क्वाइट नेसेसरी नाउ. क्योंकि हमारे लोग जब जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में दे कैन नॉट सेल देयर गुड्स बिकॉज ऑफ अदर रीजन. तो है ही हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी वैसी ज़्यादा है क्योंकि सारी टैक्स आपने एनर्जी पे लगा दिया है. मोस्ट कन्वीनियंट भाई, पेट्रोल पे लगा हुआ है और लगा दो, गैस पे लगा हुआ है और लगा दो, तो LNG पे भी लगा दो, सब पे लगा दो. तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पहले ही ज़्यादा है. ऊपर से ये करेंसी से भी कम्पीट नहीं कर पा रहे बांग्लादेश से, इंडिया से, वियतनाम से. तो करेंसी अगर थोड़ी सी लोअर हो जाए तो दैट माइट गिव देम सपोर्ट. बिल्कुल. देखिए एक्सपोर्ट आपकी कितनी हिट हुई है बहुत इस लोअर ऑयल प्राइसेस में. यू हैव ट्रेड डेफिसिट. क्यों? आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है. आपकी इंपोर्ट तो डिक्लाइन हुई थी बिकॉज ऑफ लोअर ऑयल प्राइसेस, बट आपकी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुई है ना. दैट्स वेरी वरीसम. और अभी देखिए असल तो एक्सपोर्ट ही है ना. अगर दैट्स वेयर द ग्रोथ इज, एंड वी बीइंग ए पॉपुलेशन ऑफ सच ए बिग पॉपुलेशन कांट एक्सपोर्ट मोर देन 25 बिलियन. इट्स क्वाइट ए शेम. आगा मुझे अभी ब्रेक में कोरियन की एग्जांपल दे रहे थे, उसमें जो मेन फोकस था वो एक्सपोर्ट मार्केट थी. उनका एक्सपोर्ट होता नहीं था. हाँ, 84 वगैरह में 6 बिलियन का एक्सपोर्ट, 12 बिलियन का इंपोर्ट. और जब तेल की कीमत कम हुई उनको उधर से सपोर्ट मिला और उन्होंने क्या किया. कोरिया इज़ ए वेरी गुड एग्जांपल कि वो पहले एक गाड़ी आती थी शुरू में, होंडाई, आपको याद है, बड़ी नवाज शरीफ साहब ने इंपोर्ट भी कर ली थी. कोई नहीं खरीदा था तो हमने ले ली थी. मैं बैंकर था और मैं आता रहता था यहाँ, तो पता चला जी गोल्ड स्टार किसी ने इंपोर्ट किया हुआ है. टीवी बिक ही नहीं रहा. तो मैंने कहा एक मुझे भी दे दो. यकीन मानिए वो वाकई 1-1.5 साल में बैठ गया वो गोल्ड स्टार. उसके बाद उन्होंने कहा गोल्ड स्टार को ख़त्म करो, इसको LG बनाओ. LG मेंट कि वही गोल्ड स्टार वेरी हाई क्वालिटी, जिसको आज LG आप कहते हैं ना, एक्चुअली इट वाज गोल्ड स्टार. ओके. तो अपने अपग्रेड किया क्वालिटी को और फिर एक्सपोर्ट शुरू हुआ, तो आज तक हो रहा है. वही मेरा गोइंग अप एंड अप. हमें भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि नीड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट so that we can compete in the market along with the currency devaluation which will boost our exports. हमारा फोकस ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए इस वक्त. बिल्कुल, बिकॉज दैट एक्सपोर्ट कैन गो टू 250. मैं आपको मगर आप और चीज़ों को तो नहीं बढ़ा. मैं आपको एक बात ऐड करता हूँ. हमारी जो मैं आपको बताया था मीटिंग का और जो कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लोबल फंड मैनेजर, दे स्टिल कंसर्न ओवर एक्सपोर्ट. मैं आपको बताया था कि कंज्यूमर गुड के ऊपर मे बी दे आर वेरी बुलिश, but they have concern over our export, debt position and our currency. ये इनकी चीजें 3-4 जो कंसर्न्स हैं ना, खत्म कर दे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी. देखिए साथ टाइम खत्म हो गया, आपसे बातें बहुत सारी रह गई. आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क यू. इंशाल्लाह फिर आएँ और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात होगी. साथ साहब जो हैं खासे अच्छे एनालिस्ट और हमारे यहाँ भी काम कर चुके, इसलिए इनसे एक और क्लोजनेस पैदा हो गई है.
एंड इंडीड आपने इनकी बातें सुनी, बहुत वैल्यूएबल। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कहते हैं कि चाहते हैं, नेक्स्ट कैपिटल चाहता है कि आप लोग ऑनलाइन अकाउंटिंग के साथ खोलें। दे विल असिस्ट यू इन ट्रेडिंग एंड दे विल स्टार्ट यू एट अ वेरी लो रेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑल्सो। आइडिया इनका यह है कि ये 50,000 के जो अकाउंट्स हैं बहुत कम है, हमें अपना रीच बढ़ाना है। और आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ मैं और साद कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये कोई जुआ खाना नहीं है, ये एक बहुत मुक़द्दस काम है। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जॉब क्रिएट होता है, मुल्क आगे बढ़ता है। और जब आप अपने 150 रुपये लगाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर साद ने जैसा कहा कि अगर आपने कोई शेयर लेके बैठ गए हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नीचे आ जाए, क्योंकि ना यहाँ ज़मीन की कीमत घटती है, ना कारोबार में कमी आती है, क्योंकि अभी भी 4.5 करोड़ लोग भूखे हैं और बच्चा जो 45% पैदा हो रहा है वो दूध के बगैर छोटा रह जा रहा है। तो यहाँ तो अभी बड़ी गुंजाइश बाकी है, गिरने का कोई सवाल नहीं है। आप लोग ये इन लोगों से कांटेक्ट करें, अकाउंट खोलें और अपना जो सेविंग है उसको हर मंथ थोड़ा थोड़ा 2,000 3,000 लगाते चले जाएं और फिर देखें कि 40 साल के बाद वो क्या बन जाता है। आप खुद हैरान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और एक बात और आखिरी कह दूं कि अब जो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि आप सब इंसान की, चाहे साद की हो, चाहे मेरी हो या और लोगों की, ज़िंदगियाँ लंबी होने वाली, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। शायद 20-30 साल आपको ये जो पैसा आप बचा लेंगे उसी पे गुजारा करना पड़ेगा, उसमें इलाज भी शामिल होगा थोड़ा बहुत। तो ये इस तरफ आप जाएं और यही हमारा मिशन है बिज़नेस प्लस का, और इसमें हम कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।